वो भी अमेजिंग है। और आप सभी हैंड वेव करके और क्लैपिंग करके आप सभी लोगों की तरफ से मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे सीनियर वेलनेस कोच, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। उनकी जो भाषा शैली है, उनकी जो बात करने का अंदाज है और सिखाने का अंदाज है, मुझे बहुत प्रभावित करता है। और उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूं। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आप सभी लोगों की ओर से हमारे सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर महेंद्र सिंह जी। आप जबरदस्त क्लैपिंग के साथ महेंद्र सिंह जी का स्वागत करेंगे। यस। थैंक यू, वेलकम थैंक यू, वेलकम थैंक यू, सर, थैंक यू वेलकम, सो ओवर मच। टू यू। थैंक यू केशव जी सर, थैंक यू सर। बहुत अमेजिंगली आपने जो है आज इंट्रोडक्शन जो किया है मेरा, मैं आज तक मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन मैंने नहीं सुना। और मैं आज बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप मेरा जो है मेरे साथी हैं, आज मेरे स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं मेरे साथ में। तो आज जो है अमेजिंगली जो हमारा सेशन चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। आपका सभी का वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में स्वागत है। मैं महेंद्र सिंह जयपुर से कनेक्टेड हूँ, आप एक कॉल जूम कॉल के माध्यम से। और आज जो है हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव हेल्थ की, जैसा कि सर ने अभी इंट्रोडक्शन किया कि हम डाइजेस्टिव हेल्थ पे बात करने वाले हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होती हो या हो रही हो, है ना। सभी की कुछ न कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ चलती रहती है ना, गुड़गुड़ तो चलती है ना सभी की। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं, है ना। तो मैं इसके लिए स्क्रीन शेयर करूंगा। हम क्योंकि हमको स्क्रीन जो है लिमिटेड टाइम के लिए शेयर करनी रहती है, तो उसके लिए तो को होस्ट मेरी हेल्प करेंगे कि हमारा जो है स्क्रीन आ रहा है नहीं आ रहा। फुल स्क्रीन आ गया जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। सभी का वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में डाइजेस्टिव हेल्थ टॉपिक पे जो है स्वागत है। और आज जो है मैं आज जो है जिस चीज की बात करने वाला हूँ, मैं एक कोट से शुरू करूंगा कि हैप्पीनेस इज फॉर मी इज लार्जली ए मैटर ऑफ डाइजेशन, है ना। कि आज तो मजा आ गया, दिन बिल्कुल हल्का है समझ पा रहे हो। खुशियों की शुरुआत सुबह से ही हो जाती है। कहाँ से होती है? सुबह से हो जाती है, जब आपका डाइजेशन बढ़िया रहता है, आप प्रॉपरली बिल्कुल हल्के हो गए हो, बिल्कुल ही आपका जो है मन कि जो सारे हार्मोन्स हैं वो एक उच्चतम स्तर पर हैं, आपका डाइजेशन जो है आपका रेडी है हर चीज के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। तब आपका दिन की शुरुआत वहीं से हो जाती है। समझ पा रहे हैं? कुछ लोगों में चिड़चिड़ापन रहता है ना। कुछ लोगों में घबराहट सी रहती है। कुछ लोगों में एक कॉन्फिडेंस का लेवल डाउन रहता है। उसका बहुत बड़ा कारण ये रहता है कि वो उनका सुबह सुबह जो डाइजेशन रहता है या पूरे दिन भर जो डाइजेशन रहता है उस पे जो है कॉन्फिडेंस उनका लूज रहता है। इस कारण वो पूरे दिन भर उनके फेस से झलकता रहता है ना। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि यार सुबह सुबह डाइजेशन यदि ठीक हो जाए तो दिन तो बड़ा मजेदार जाता है, एक मजा आ जाता है कि जिंदगी में कि यार दिन तो बढ़िया जाने वाला है यार, आज तो मजे आ गए यार, क्या बात है ना। तो ऐसे काफी लोग हैं हमारे साथ में जिनको मतलब ये है फीलिंग्स है, ये सुबह से ही चालू हो जाती है फीलिंग्स। यार ये क्या चक्कर है, ये चक्कर क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग तो पता है इसको अदर वे में ले जाते हैं कि यार जब तक वो नहीं करेंगे, जब तक वो नहीं करेंगे, जब तक तो कुछ शुरुआत ही नहीं होगी। समझ पा रहे हैं इस चीज को, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एक मन गढ़ंत कल्पना है कि जब तक वो नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे तो हमारा फ्रेश नहीं हो पाएंगे या हम बिल्कुल हल्के नहीं हो पाएंगे। लेकिन उसमें जो कारक है उन पे हम आज बात करने वाले हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ पे हम जो है बात करने वाले हैं। ओके। तो मैं जो है शुरुआत करता हूँ। तो ये मैटर ऑफ डाइजेशन है, यानी मेरी खुशी का जो मैटर है वो डाइजेशन के ऊपर है। तो शुरुआत करते हैं डाइजेशन के लिए। तो मनुष्य एक विषमपोषी जीव है ना। विषमपोषी जीव क्या होते हैं कि जो अपने खाने के लिए दूसरे व्यक्तियों पे या दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं ना, दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं। और मुख्यतः भोजन चबाकर खाया जाता है, मनुष्य के द्वारा भोजन चबा के खाया जाता है ना। तो पाचन तंत्र है क्या, है ना, हमारा पाचन तंत्र कैसा है, क्या क्या चीज है उसमें। तो मेनली पाचन तंत्र में क्या है कि एक तो पाचन पथ है, यानी एक ऐसा पाइप है, जो पाथ है, जो जगह है, जो सिस्टम है हमारा, और अन्य अंगों से मिलकर ये बना रहता है, जिसमें तोड़ा फोड़ी का काम चलता है। सीधे सिंपल तौर पे मैं बताऊं, तोड़ा फोड़ी का काम चलता है। आपका जो भी भोजन आप करते हैं, है ना, उसको तोड़ने का, उसको अवशोषित करने का जो काम है वो हमारे डाइजेशन में चलता है, हमारे डाइजेशन के मैटर में चलता है जब भी हम जो है कुछ खाते हैं, है ना। और ये एक लंबी मुड़ने वाली नली है जो मुंह से शुरू होकर और आपके गुदा द्वार तक जाती है, एनस तक जाती है ना। समझ पा रहे हो? इसी बीच में ये सारे प्रोसेस होने वाले हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मुझे कौन कौन बताएगा कि डाइजेशन कब से स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, जब कुछ खाते हैं या कुछ किस किस तरीके से, कौन बताएगा कि डाइजेशन कब से स्टार्ट होता है ना। है ना। और कौन कौन लोग हैं? संतोष दीदी अनम्यूट करेंगे एक बार अपने आप को।
गुड मॉर्निंग सर। सर मुंह से स्टार्ट हो जाता है सर। मुंह से स्टार्ट हो जाता है, यानी जब कुछ खाते हैं जब स्टार्ट होता है ना? ऐसा ही देखा गया है आमतौर पर सभी ने, है ना? लेकिन मैं बता दूं आपको कि जब अपन कुछ खाते हैं उससे पहले से ही हमारा डाइजेशन का बटन ऑन हो जाता है। एग्जाम्पल दूं आपको कि जब हम नींबू देखते हैं सामने तो मुंह में लार आना स्टार्ट होता है, नहीं होता? चाहे नींबू मुंह में गया भी नहीं है ना, टच भी नहीं किया है उसको, लेकिन लार आना स्टार्ट हो जाती है ना? या फिर कुछ जो खाने के शौकीन व्यक्ति होते हैं, खुशबू लेके भी उसको फील करने लग जाते हैं और डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। समझ पा रहे हैं? उसके मुंह में पानी आने लग जाता है, यार अब तो खाने की खुशबू आने लग गई, सब्जी बहुत जोरदार बनी है, मिठाइयाँ भी बहुत शानदार है, खुशबू आ रही है वहां से। तो हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और वो एक्चुअल में स्टार्ट हो जाता है। ऐसे मत समझना कि वो स्टार्ट नहीं हुआ, वो एक्चुअल में स्टार्ट हो जाता है। जब से आपके मुंह में लार आना स्टार्ट हो गया, और आपका डाइजेशन 55 मिनट तक एक्टिव रहता है। कितने मिनट तक? 55 मिनट तक एक्टिव रहता है। तो हम जब भी, कुछ लोगों की बार बार खाने की आदत होती है, क्या बार बार कुछ न कुछ खाते रहते हैं। तो आप एक बार बटन क्लिक करते हैं तो 55 मिनट तक आपका जो है, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है वो एक्टिव रहता है। अब क्या किया आपने? आपने इंसुलिन जनरेशन करने के लिए जो है बॉडी को आदेश दे दिया है। आपने डाइजेशन सिस्टम को एक्टिव करने के लिए आपने आदेश दे दिया है ना? तो हमने क्या किया कि हमारे शुगर लेवल, अब आपने चाहे थोड़ा खाया चाहे ज्यादा खाया, वो शुगर लेवल तो उतना ही जनरेट होगा। समझ पा रहे हैं? अब वो उतना ही जनरेट होगा तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा जो है, इंसुलिन की जो मात्रा है, वो बार बार जनरेट होती रहेगी और वो ब्लड में घुलती रहेगी। तो बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ओबेसिटी के साथ साथ में कि इंसुलिन का बढ़ना चालू हो जाता है। इंसुलिन से क्या होता है कि आपके कभी कभी शुगर लेवल्स भी डाउन हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो आज जो है जब बात करने वाले हैं किस चीज पे, कि हमारा जो ये डाइजेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ओके, तो हम जो है बात करेंगे कि देखिए कि डाइजेशन होना क्यों चाहिए, क्यों होता है, किस लिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी हम भोजन करते हैं, तो कई तरह के पोषक तत्वों से मिलकर वो भोजन हमारा बना हुआ रहता है ना? जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है ना? लेकिन ये किस प्रक्रिया में होते हैं, किस तरीके के होते हैं? ये जटिल होते हैं, थोड़े से ठोस रहते हैं, और हमारी बॉडी इनको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाती। क्लियर है कि डायरेक्ट यूज नहीं कर पाती, इनको पहले तोड़ती है, इनको जो है बिल्कुल छोटे छोटे कणों में तोड़ती है, और फिर इनको एब्जॉर्ब करती है ना? इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये समझ लीजिए हमारे जो एक रिसेप्टर्स हैं जो विटामिन्स को एक्सेप्ट करेंगे, जो है हमारे प्रोटीन्स को एक्सेप्ट करेंगे, है ना, जो हमारे फाइबर को एक्सेप्ट करेंगे, तो इनको डायरेक्टली, मतलब अब रोटी का टुकड़ा देख लीजिए इतना बड़ा है, अब ऐसे चीज डायरेक्टली एब्जॉर्ब तो नहीं हो सकती, है ना? तो उसको ब्रेक करना पड़ता है, तब जाके हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। ओके, तो हमारे जो भोजन है उसको तोड़ना आवश्यक है, उसको छोटे छोटे कणों में मोड़ना जरूरी है, तभी जो है हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है और तभी हमारी चीजें पच पाती है ना? अब डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट होते हैं, है ना? जैसा कि मैंने बताया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पथ या जीआई पथ भी जिसको कहते हैं, ये वे अंग हैं जो जीआई पथ को बनाते हैं। जैसे कि आपका मुंह, अन्न प्रणाली, यानी ये आपकी जो एसोफेगस पाइप है, ये पेट हो गया आपका, छोटी आंत हो गई आपकी, बड़ी आंत हो गई, और गुदा शामिल है। पित्त प्रणाली भी जो है आपके पाचन की एक पार्ट है, जिसमें आपका यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और पित्त नलिकाएं शामिल है ना? लेकिन कि यहाँ पे हमको कोई डॉक्टर वॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। जैसे डायग्राम वगैरह जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इस अलग अलग तरीके के, यहाँ पे आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, और न मैं कोई डॉक्टर्स का कोई टीचर हूँ जो आपको कोई डॉक्टर बनाने आया हूँ। मैं सिंपली एक चीज समझाने आया हूँ कि हमारा जो पाचन है, हमारा जो पाचन पथ है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, वो बेसिकली कैसे काम करता है, और उसके सही काम करने से हमको क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, है ना? इन चीजों पे हम बात करने आए हैं। तो हमको जो है हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसके बारे में हमने जाना। अभी देखिए, तो हमारा पाचन तंत्र काम कैसे करता है, देखिए। तो जैसे कि हम जैसे जैसे ही खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो मुंह में आता है, उससे लार जो है हमारी जो है उसमें इंट्रोड्यूस होती है। लार के मुख्यतः दो काम होते हैं। क्या? लार के मुख्यतः दो काम होते हैं। पहला काम तो ये है कि हमारा जो फूड है, जो ड्राई फूड है, उसको जो है लसलसा बना देना, थोड़ा सा उसको इजी कर देना, जिससे कि ब्रेक करने में, तोड़ने में आसानी हो।
है ना। और दूसरा क्या है कि ये लार मिलने से हमारा डाइजेशन जो है, जो फैट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको? फैट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जो है हमारे लार का मिलना आवश्यक है। और बताऊं, लार का एक बहुत बड़ा काम है आपकी मुंह में। पता है क्या? आपने देखा होगा कि जब भी वोमिट होने वाली होती है, हमको उल्टी होने वाली होती है, तो आपके मुंह में लार आ जाती है। बहुत सारा मुंह लार से भर जाता है उससे पहले ही, है ना। कि वो क्यों भर जाता है? कि हमारी बॉडी में भगवान ने इस तरह के रिसेप्टर्स दिए हैं कि जब वोमिट हो तो वोमिट में आपके एसिड निकलता है, जो हमारे पेट में एसिड होता है वो बाहर निकलता है, तो आपके मुंह की परत और आपके जो ईसोफेगस पाइप है उसको वो डैमेज ना कर दे। इसलिए जो है आपके मुंह में पहले ही लार आने लग जाती है, तो वो आपकी जो सतह है वो डैमेज ना हो जाए, इसलिए जो है हमारे लार आती है ना। तो लार का काम ये भी है। तो जैसे ही लार से जैसे अब जो मिक्स होके वो भोजन मुंह से टूट के, यानी आपने दांतों से उसको चबाया खाने को, अब देखिए, अगर हम दांतों से कम चबाएंगे, उसको कम चबाएंगे खाने को, तो वो काम नीचे करना पड़ेगा, वो हमारे पेट में जाके काम करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? यानी दांतों का काम, अब दांत तो सॉलिड है, अब अंदर थोड़ी ना ऐसे दांत, अंदर भी सॉलिड दांत थोड़ी ना है अपने पास में, है ना। तो वो काम नीचे जाके करना पड़ेगा। तो यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो नीचे वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है इसोफेगस पाइप के नीचे, उसको और ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। तो ताकत लगानी पड़ेगी तो क्या होने वाला है हमारे साथ में? हमको भोजन पचाने में दिक्कत होगी, और वो भोजन हो सकता है हमारे अनपचा रह जाए या बिना पचा हुए रह जाए। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो हमको हमारे साथ में, जैसे ही लार से हम गए, खाना आगे गए, आगे पहुंचा हमारा, तो हमारे पाइप से थ्रू होकर हमारे आमाशय में आ जाता है। आमाशय में इसके और टुकड़े होते हैं, और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और एब्जॉर्प्शन, हल्का हल्का एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है ना। यहाँ पे आके जो है HCl मिलता है, यहाँ पे पित्ताशय गॉल ब्लैडर से निकल के जो है इसमें मिलता है, बाइल मिलता है, जिससे कि खाना और लसलसा और ब्रेक करने में उसको इजीनेस रहती है। यानी हार्मोन्स जनरेट हो जाते हैं, जो हार्मोन्स इसमें ऐड होते हैं, एंजाइम्स इसमें ऐड होते हैं, और वहां से ये ब्रेक होना चालू हो जाता है और एब्जॉर्ब होना चालू हो जाता है ना। और वहां से कहा जाएगा ये छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जो टूटा हुआ खाना या टुकड़े टुकड़े जो भोजन के हुए हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, उसमें रिसेप्टर्स लगे हैं। यानी एक तरीके से समझ लीजिए, बहुत सारे फर लगे हुए हैं जिनके अंदर से हमारे खाने का एब्जॉर्प्शन होने वाला है। ठीक ठीक है। अब खाने के माध्यम से, अब यहां तक जब तक मुंह में डाला तब तक तो वो खाना था। अभी पता है क्या, यहाँ पे जब टुकड़े हो गए, तो वो किस चीज में डिवाइड हो गया? वो विटामिन में डिवाइड हो गया, है ना। वो मिनरल्स में डिवाइड हो गया, खनिजों में डिवाइड हो गया, है ना। वो फाइबर में डिवाइड हो गया, वो वसा में डिवाइड हो गया, है ना। अब क्या होने वाला है? तो जो जो भी रिसेप्टर्स हैं, जिस जिस तरह के रिसेप्टर्स हैं, वो अपने मुताबिक उन चीजों को रिसेप्ट करते रहते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं, है ना। इसके बाद जो है, छोटी आंत के बाद में ये खाना जो है आपका बड़ी आंत में जाता है, जहां से इसमें वाटर एक्सट्रैक्शन, मतलब पानी को अवशोषित कर लिया जाता है, पानी को भी अवशोषित कर लिया जाता है, और यहां से जो है गुदा द्वार के द्वारा ये जो भोजन है हमारा, ये बाहर निकल जाता है। अब देखिए कि ये कितने समय तक हमारे उसमें रहता है ना। तो मोस्टली ये तो बहुत ज्यादा टाइम दे रखा है, हम लोग 1 मिनट भी नहीं चबाते हैं खाने, है ना। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा कि 1 मिनट लिख रहा है उसमें, है ना। ऐसे कितने लोग हैं जो एक बाइट को 1 मिनट तक चबाते हैं? एक बार कर दीजिए हैंड रेस, कोई तो कर दीजिए भाई। और कोई तो कर दीजिए भाई, झूठ मूठ ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नहीं करते हैं हम लोग, है ना। एक्चुअली में हम अपने बाइट्स को इतना समय नहीं देते हैं, जो हमारे जो बताया गया था कि 32 बार खाने को चबाना चाहिए, 30 से 32 बार। सभी ने सुना है ना? ये सभी ने सुना है ना? वो पता है क्यों? कि सारे दांत का नंबर आ जाए, है ना। एक एक बार, एक एक बार, एक एक बार बेचारा खाने को अच्छे से जो है उसके पीसेस कर दे, अच्छे से जो है उसको जो है बाइट कर करके इतने छोटे कर दे कि हमारी आंतों को कम काम करना पड़े और एब्जॉर्प्शन पहले ही चालू हो जाए, है ना। तो खाना बिना पचे जो है हमारी बॉडी से ना निकले। और अमूमन कहते हैं कि आपको खाने में 15 से 20 मिनट लगाने चाहिए, 15 से 20 मिनट लगाने चाहिए। इतना आराम से खाना खाना चाहिए। 15 से 20 मिनट यदि आपने लगाए खाने में, तो पेट संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी, डाइजेशन संबंधित कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। समझ गए? तो इसके बाद में चालू होता है, जब ईसोफेगस पाइप से जो है हमारा भोजन जो जा रहा है, जो स्वेल निगलते हैं अपन, तो 2 से 3 सेकंड में हमारे जो है आमाशय में आ जाता है। क्लियर है? अब वहां पे 2 से 4 घंटे हमारा खाना रहता है, और वहां जो ब्रेक होता रहता है, टूटता रहता है, और उसका एब्जॉर्प्शन फिर 1 से 4 घंटे छोटी आंत में होता है। फिर डेफिकेशन यानी घर से बाहर निकलना और वाटर का एक्सट्रैक्शन, उसमें 10 घंटे लगते हैं। अब आप सोचते होगे
कि यार ये 10-10 घंटे यहाँ पे लिख रखा है, तो ये कैसे चल रहा होगा। अपन को 5-6 घंटे में वापस भूख लग जाती है ना, लगती है नहीं लगती, है ना। आपको पता है, कौन बता सकता है कि आपके शरीर से जो आपने भोजन किया है उसको पूरी तरीके से निकलने में कितना टाइम लगता है, कौन बता सकता है। पूरे 36 घंटे लगते हैं, जो आपने खाया है भोजन उसको पूरे बॉडी से बाहर निकलने में 36 घंटे लगते हैं। और हम क्या करते हैं, 4 से 6 घंटे में बार 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 खा रहे हैं। समझ पा रहे हैं। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, कि जो शरीर में आगे पहुंच गया खाना और वो एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद में आपको जैसे एनर्जी लेवल्स आपके डाउन होते हैं, तो खाने का पाचन दर भी अलग अलग है। सब्जियां अलग टाइम में पचती है, सबसे ज्यादा टाइम लेता है दूध घी जो है, ये सबसे ज्यादा दूध से बने हुए आइटम ये सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में, ये ध्यान रखना। सब्जियां सलाद फल ये थोड़ा कम टाइम लेते हैं, है ना। तो हर एक जो है भोजन वो अलग अलग समय में डाइजेस्ट होता है, और जैसे ही हमारी एनर्जी लेवल्स डाउन पड़ने लगती है, तो ग्रेलिन जो हार्मोन है, जो हमारा भूख लगने का जिम्मेदार है, सेटाइटी का जिम्मेदार है, वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? तो वो उसकी फीलिंग्स आने लग जाती है कि यार भूख लग रही है ना। तो इस चीज से हमको जो है धीरे धीरे हमारा प्रोसेस जो है डाइजेशन से संबंधित चलता रहता है ना। अब इम्पोर्टेंटली क्या है, कि डाइजेशन हमारा हो रहा है प्रॉपरली, हो रहा है नहीं हो रहा, कि इसका पता जो है हमको तब जाके लगता है, कि जब हमारे साथ में कुछ असामान्य स्थितियां जो है प्रकट होती हैं। असामान्य स्थितियां क्या है, कि कुछ टेम्परेरी कंडीशंस हैं, और कुछ टेम्परेरी कंडीशंस पे यदि हमने ध्यान नहीं दिया, तो वो कॉमन डाइजेस्टिव डिजीज के रूप में हमारे सामने आ जाती है ना। तभी तो, नहीं तो हम तो ध्यान ही नहीं देते कि हमारे साथ में क्या चल रहा है ना। अगर मैं कोई कॉमनली हम किसी से बात करें कि यार आज थोड़ा सा पेट दुख रहा है, तो वही 4 इलाज तो वही बता देगा, है ना। यार ये चूरन ले ले, है क्या नहीं, थोड़ा सा पानी ले ले, मेथी ले ले, है ना, इस तरह की चीजें तो वही बता देगा हमको। तो यानी हमारे तो आसपास चारों तरफ तो डॉक्टर हैं, सबसे बड़ी बात तो ये। लेकिन आप सोचिए, पेट दर्द को आप कोई गंभीर समस्या नहीं लेते हैं, कि यार इसके लिए आप जो है डॉक्टर के दिखाने जा रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा सीरियसली ले रहे हैं, कि इसके लिए मैं डॉक्टर को दिखाऊं या किसी को बताऊं, एक अच्छा ट्रीटमेंट लूं, नहीं लेते हैं ना कोई भी, नहीं लेते हैं ना। लेकिन वो पेट दर्द बार 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 हो रहा है आपके साथ में। यदि पेट में जो है डाइजेशन आपका प्रॉपरली नहीं हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है आपको, आपको हो सकता है डायरिया हो रहा हो, कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो आपके, तो ये सारी चीजें यदि अनकॉमनली चल रही है आपके साथ में, तो मतलब ये मैटर ऑफ डाइजेशन है। यानी आपके डाइजेशन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हमको देखनी पड़ेगी। तो कुछ कॉमन सिम्टम्स जो हमारे सभी के साथ में हमको देखने को मिलते हैं, उसमें बेसिकली क्या है, कि जैसे कॉन्स्टिपेशन, लगातार कॉन्स्टिपेशन रहना, है ना, लगातार डायरिया रहना, है ना, हार्ट बर्न यानी जलन टाइप में कुछ रहना, हीमोरॉइड्स मस्से वगैरह होना, स्टोमक फ्लू यानी गैस्ट्रोइंटर यानी आपके पेट में हल्का हल्का दर्द होते रहना, अल्सर होना, या गॉल स्टोन यानी पथरी का होना। ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स है जो हमारी बॉडी में हमको एक लंबे समय तक यदि हमारे साथ में आ रहे हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम है, यानी एक्चुअलिटी में हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। और अगर हमने इन पे ध्यान नहीं दिया, अगर ऐसी चीजें हमारे बॉडी में बदलाव आ रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं हमारे साथ में, तो ये कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज का रूप मतलब बीमारी का रूप ले लेती है। जैसे गर्ड हो गई, है ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, दूध का नहीं पचना, डायवर्टिकुलोसिस एंड डायवर्टिकुलेटिस, और कैंसर हो गया, क्रोन डिजीज हो गई, सेलिएक डिजीज हो गई। तो ये अलग अलग तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम है इंग्लिश के अंदर, ऐसे समझ लीजिए, है ना। किसमें है, इंग्लिश में बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम है ना। तो ये बड़ी बीमारियां कब हुई, जब हमने ध्यान नहीं दिया। तो अब बेसिकली मैं बात करने वाला हूं कि इन बीमारियों को हम अपने से डाइजेस्टिव सिस्टम से किस तरीके से दूर रख सकते हैं, और क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ध्यान देना है अपने वाटर इनटेक। वाटर इनटेक का आपके वजन प्रबंधन से भी बहुत बड़ा जो है रोल है, वजन प्रबंधन में भी बहुत बड़ा रोल है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, कि बार बार पानी पिए, है ना, कि आपका मुंह ड्राई नहीं होना चाहिए, चाहे एक एक घूंट ही पानी पिए, और आपको 3 से 4 लीटर पानी का अपना डेली कंजप्शन जो है करना है ना। कुछ लोगों की पानी याद ही नहीं आता। आप तो कुछ तो ऐसे कहेंगे सर्दियों में, अरे सर्दी में भी कोई पानी पीता है क्या, प्यास लगती है क्या। ऐसे भी खिलाड़ी हैं कई जो ऐसे कहते हैं सर्दियों में कोई पानी पीता है क्या, प्यास लगती है क्या सर्दियों में भी। ऐसे भी लोगों को मैंने सुना है,
समझ पा रहे हैं? तो ऐसे लोग, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमको हर समय अपने पानी का कंजप्शन जो है रेगुलेट करना है। दूसरी बात, लोग गर्म पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, है ना। जब से गर्म पानी प्रचलन में आया, अब तो कम्युनिटी में आगे लोग देख के जो है सुधार करने लग गए हैं। लेकिन मैं बताऊं, गर्म पानी जो है आपको गर्मियों में जो है वन टाइम ही, सुबह के टाइम हल्का सा गर्म पानी आप पी सकते हैं, और सर्दियों में दो टाइम पी सकते हैं, सुबह और एक रात को सोने से पहले। नहीं तो आपको पूरे दिन भर गर्म पानी करने की जरूरत नहीं है। इससे भी आपकी बॉडी में, आपके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनमें ड्राइनेस आती है, शुष्कता आती है। समझ गए? उनका टेम्परेचर हम एक्सेस बढ़ा रहे हैं, जो 37.5 डिग्री उनका मीन टेम्परेचर है, उससे एक्सेस उसको बढ़ा रहे हैं, तो वो हमको फिर दिक्कत करने वाला है ना। समझ पा रहे हैं इस चीज को? इसके बाद में अपने आहार में फाइबर शामिल करें। ओके, खाने में ऐसा भोजन आप लें जिसमें फाइबर की मात्रा अच्छे से हो। फाइबर के बारे में आज मैं थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। संतुलित आहार लें, बैलेंस फूड लें, समय से लें। ये भी जरूरी है। आप यदि समय से यदि उस फूड को नहीं ले रहे हैं और अच्छा भी खाना खा रहे हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम होने वाली। कई लोग, अधिकतर जो नाइट शिफ्ट करते हैं, उनके ये डाइजेस्टिव सिस्टम रहते हैं, जबकि उनकी दिनचर्या बड़ी फिक्स रहती है कि यार रात को इतने बजे जाना है, इतने बजे ड्यूटी करनी है। उनके बहुत दिक्कत रहती है। नींद और आपका गलत समय पे खाना, ये दो बहुत बड़े कारक हैं आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए। नींद, प्रॉपरली नींद नहीं लेना, और आपके खाने को समय से नहीं खाना, ये जो है आपकी डाइजेशन सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। ओके। प्रोबायोटिक्स वाले खाद्य पदार्थ खाएं, जिनमें प्रोबायोटिक्स की संख्या ज्यादा है, अच्छे जीवाणुओं की संख्या ज्यादा है, वो खाना खाएं, क्योंकि हमारी बॉडी कोशिकाओं से ज्यादा जीवाणुओं से बनी। ये भी बता दूं मैं आपको, कोशिकाओं से ज्यादा जीवाणुओं से बनी है, जीवाणुओं की संख्या हमारी बॉडी में ज्यादा है। मन लगाकर खाएं और चबा कर खाएं, है ना। आजकल तो पता है, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, है ना, बातचीत करते हुए, जो पुराने लोग कहते हैं ना कि भाई बातचीत करते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, अच्छे एकांत में खाना खाना चाहिए, शांति से खाना खाना चाहिए, है ना। शांति से नहीं तो सब्जी से खा लेना चाहिए, है ना। है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो समझदारी की बात क्या है, आप जब भी खाना खाएं तो आपका पूरा फोकस आपके जो है खाने पे होना चाहिए। आपका प्रॉपरली डाइजेशन एक्टिव हो, प्रॉपरली डाइजेशन चले, ऐसा एक माहौल होना चाहिए। और ये जो भोजन कर रहे हो, ये आपको अंदर से हील कर रहा है, आपको जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ा रहा है। ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये मुझे ताकत देगा भोजन, ये मुझे जो है अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता देगा, ये मेरे भोजन जो है बीमारियों से दूर रखेगा। ऐसी हमारी सोच करके हमको खाना खाना और पानी पीना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद में जो है हमारे साथ में शराब और धूम्रपान का उपयोग, है ना। रोजाना व्यायाम करें, रोजाना व्यायाम करना, एक्सरसाइज पार्ट बना लीजिए अपनी लाइफ का, अगर लाइफ में ज्यादा जीना चाहते हो, है ना। तो ये चीज ध्यान रखें। शराब और धूम्रपान से बचें। अपना तनाव प्रबंधित करें, यानी आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपका जो तनाव है जो है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ये सारी चीजें गड़बड़ कर देगा। और ये तनाव एक ऐसी चीज है जो आपको हर तरह की बीमारियों का गिफ्ट दे सकता है, तो इसको अपनी लाइफ से दूर ही रखें, है ना। तो अब देखिए कि मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, जहां से मतलब ये शुरुआती कारक समझ लीजिए, ये कुछ मतलब ऐसी चीज है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं तो हम मतलब जल्दी बीमार होना चालू हो जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका नाम है फाइबर, जिसको हम रेशा या तंतु भी कहते हैं, है ना। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे बॉडी पचाती नहीं है, लेकिन पूरी बॉडी में ये ट्रेवल करता रहता है, पूरी बॉडी में ट्रेवल करता रहता है। और देशी भाषा में मैं यदि समझाऊं तो समझ लीजिए, हमारे अंदर का झाड़ू जो है, यानी हमारी बॉडी के अंदर का, मुंह से लेके हमारे एनस तक का झाड़ू जो है, जो गंदगी की सफाई करता है, उसको कहते हैं फाइबर। क्लियर है? और अनुशंसा के अनुसार हमें 30 ग्राम एवरेज, क्योंकि मेल्स को थोड़ा ज्यादा फाइबर चाहिए, 35 से 40 ग्राम, और फीमेल्स को 25 से 30 35 ग्राम तक का फाइबर चाहिए। तो एवरेज 30 से 35 ग्राम फाइबर हमारे दैनिक आवश्यकता है, हमारे दैनिक आवश्यकता है। दो तरह के बेसिकली फाइबर हमको चाहिए होते हैं, है ना। दो तरह के, एक तो होता है सोल्यूबल, यानी जो फाइबर हमारे पानी में घुल जाता है, हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, घुल जाता है ना। तो ये क्या करता है, घुल के एक जेल टाइप में बना लेता है, और हमारी आंतों की जो परत है,
हमारी आंतों की जो परत है, हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो परत है, मतलब जो हमारी आहार नाल है, उसके चारों तरफ जो है हल्का हल्का एक परत बना लेता है, जिससे क्या होता है कि आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है ना। स्लो डाउन होने से क्या होता है कि वो आपका भोजन अच्छे से पचने लगता है और आपको भूख का अनुभव थोड़ा सा कम होता है। दूसरा है इंसॉल्युबल, है ना। दूसरा कौन सा है? इनसॉल्युबल। ये क्या करता है कि आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो आपका ये जो आहार पथ है ना, तो इसको जो है जल्दी से जल्दी गंदगी को एक्सट्रैक्ट करके, यानी जो गंदगी जो बची हुई है हमारी बॉडी में, उसको एक्सट्रैक्ट करके भारी कर देता है, वो पानी के माध्यम से जल्दी से बाहर निकल जाती है ना। तो दोनों ही तरह के हमको फाइबर हमारे भोजन में चाहिए, है ना। तो हमारे पास क्या बेस्ट सॉल्यूशन, अगर मैं कहूं कि ये किससे मिलता है, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ। अनाज है, दाल है, फल है, सब्जियां हैं, अनाज फलियां हैं, आपके जो है ड्राई फ्रूट्स हैं, सभी में जो है फाइबर की मात्रा होती है, सभी में, है ना। अब हम सभी में होती है तो भी यूज नहीं कर पा रहे, समझ पा रहे हैं हम, तो भी उतना इंटेक नहीं कर पा रहे। आजकल जो पेट जो दर्द के मामले हैं, जो जो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मामले हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसका बेसिक कारण यही है कि हम लोग जो है, हम इसको फाइबर के इंटेक को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। डायबिटीज के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, शुगर के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब देखिए कि जैसे ये फाइबर आपकी बॉडी में जाता है, तो ये शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करता है ना। बेसिकली किस तरीके से ये काम करता है कि अब आपके पास क्या है कि हमारे पास में दो अनाज, दाल, फल, सब्जी, रेशा तंतु, जिसमें भी आपको जो है कार्बोहाइड्रेट वाली कोई भी चीज आप खा रहे हैं, तो उसमें आपको फाइबर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में जो है फाइबर की बहुत कमी चल रही है। वेट बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण भी जो है फाइबर का इंटेक कम होना है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो हमारे पास जो है एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास में दोनों तरह के फाइबर एक ही उसमें मौजूद है हमारे पास में। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, जो कि एक पाउडर फॉर्म में आता है, और एक्टिवेटेड फाइबर टेबलेट, जो कि टेबलेट फॉर्म में आती है। और इससे हमारे वन टाइम के एक स्कूप में, एक टेबलेट में आपके 5 ग्राम फाइबर को कवर करते हैं। 5 ग्राम, तो 3 टाइम टेबलेट लेते हैं तो आप जो है 15 ग्राम, 15 से 20 ग्राम करते हैं, बाकी आप भोजन से ले रहे होते हैं। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स वन स्कूप में आपको 5 ग्राम जो है फाइबर मिलता है, और ये 5 ग्राम फाइबर जो है तीन दो बार अपन लेते हैं, 3 बार लेते हैं, तो हमारा 15 ग्राम के लगभग कंप्लीट करता है। और हमको जो है ये भोजन के साथ में डाइजेस्टिव होने में, और आपको फाइबर डाइजेस्ट एडजस्ट करने में, यानी बॉडी का जो फाइबर है आप बाहर से जो ले रहे हो उसको एडजस्ट करने में मदद करता है ना। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि एक सक्रिय फाइबर है, यानी एक्टिवेटेड फाइबर है, यानी जैसे आप इसको लेते हो तो इसमें दोनों तरह के फाइबर आपको एक ही बार में मिल जाते हैं, एक्टिवेट फॉर्म में, मतलब अपना काम तुरंत काम स्टार्ट करने वाले। नहीं तो जैसे भोजन के माध्यम से आप यदि फाइबर लेते हो तो पहले उसके टुकड़े होंगे, पहले वो ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा, तब जाके अपना काम करना स्टार्ट करेगा, है ना। तो इसमें क्या है कि डाइटरी फाइबर, जो आपका खाने योग्य फाइबर है, उसकी सही मात्रा है, और आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ये आवश्यक है। इसमें जो है ओट्स और साइट्रस होते हैं, यानी ये फाइबर किससे बना होता है? ओट्स और साइट्रस से होता है, जो आपके फाइबर के सेवन को, आपके फाइबर के सेवन के लेवल को बढ़ाते हैं, है ना। अब इससे क्या हो रहा है कि आप अपनी बॉडी की जो आपके अंदर की सफाई है वो अच्छे से कर पा रहे हैं, आपकी गंदगी जो है बॉडी की बाहर निकल पा रही है ना। आपके पाचन को बेहतर करने में, आपके पूरे दिन आपको सक्रिय रखने में, और दैनिक कार्यों को बढ़िया तरीके से संपन्न कराने में आपके फाइबर का इंटेक जरूरी है, और आप इस माध्यम से आपका फाइबर का इंटेक बढ़ा सकते हैं। और इसमें क्या है, उच्च मात्रा में, यानी उच्च मात्रा में आपका फाइबर मिलता है, जो आपके शर्करा के स्तर को भी, यानी आपके शुगर के लेवल को भी मेंटेन करता है। ये बहुत बड़ी बात है, मैं बताऊं आपको, मैं कोई मेडिकली चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही आप फाइबर का इंटेक बढ़ाते हैं, तो आपकी जो जो आपकी ट्रैक्ट है, जो आपका जो ये नली है, जो आहार नाल है, ये यहाँ पे जो है फाइबर का जो है फाइब्रस ये आहार नाल हो जाती है। और जो फैट है हमारा, और जो शुगर जो डायरेक्टली हमारा इंटेक हो रहा है, अब देखिए मैं बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए आंतों में आते ही शुगर का इंटेक बढ़ गया, तो पूरे ट्रैक्ट में, यानी पूरी नली में जो है शुगर का इंटेक बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे शुगर का इंटेक बढ़ेगा, तो क्या होने वाला है, वो ब्लड में इंट्रोड्यूस होगा, तो ब्लड में आपके शुगर का लेवल बढ़ सकता है।
अब क्या होगा कि अगर हमने जो है सॉल्युबल फाइबर खाया है, तो वो क्या करता है कि हमारे जो कॉलन है, हमारे जो आते हैं, उनके चारों तरफ जो है एक परत बना लेता है। तो क्या होता है कि डायरेक्ट इनटेक जो है, डायरेक्ट आपका जो शुगर है जो आपके ब्लड में इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो होना कम हो जाता है। अब कम होने से क्या होगा कि आपके लेवल मेंटेन रहेंगे। क्लियर है? तो नियंत्रित शर्करा जो अपना जो आपका जो शुगर लेवल है वो जो बैलेंस है, तो आपका हार्ट डिजीज होने के भी चांसेस आपको कम रहते हैं। यानी यदि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़िया है तो आपके स्पाइक नहीं करेंगे, आपके बीपी स्पाइक नहीं करेगा। और अगर आपकी ट्रैक्ट, यदि ये ट्रैक्ट आपका अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो काफी सर्टेन तरह के कैंसर्स को भी ये प्रिवेंट करता है ना। तो ये घुलनशील अघुलनशील दोनों तरह का है। आप जिस भी फॉर्म में पसंद करें, जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में पसंद करें या एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स के रूप में, पाउडर के रूप में खाना चाहते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक छोटी सी चीज कहूंगा कि इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले आप अपने कोच के साथ में आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को जरूर कंसल्ट करें कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ में वो और क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, या किस मात्रा में आपको इसको इंट्रोड्यूस करना है। इसके बाद में, क्योंकि मैंने डिस्क्लेमर के साथ में बताया कि आपको एनसीसी की जरूरत भी रहेगी, है ना, कि कोच जरूरी है आपका, न्यूट्रिशन कोच और कम्युनिटी, ये ऐसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिनके सानिध्य में रह के आप जो है अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं, है ना। तो ये फाइबर का इंटेक जो है अगर आपने अपना बढ़ा दिया, तो सर्टेन तरह के कैंसर्स, आपका ब्लड शुगर लेवल्स और आपके जो है बीपी, ये सब नॉर्मल रहेंगे। पेट संबंधित बीमारियां आपको नहीं रहेंगी। ओके। इसके जो है, तो एनसीसी के सानिध्य में रहेंगे, रोज रोज कुछ न कुछ सीखते रहेंगे, तो आप कुछ न कुछ नया आपने डाइजेशन में आप इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। और सबसे लास्ट में मैं कोट से खत्म करूंगा कि व्हेन थिंग्स चेंज इनसाइड, जब आपके अंदर चीजें चेंज होती है तो बाहर की चीजें अपने आप चेंज होने लग जाती है। थैंक यू सो मच। आज का मेरा सेशन यहीं तक था। फाइबर का इंटेक बढ़ाइए, अपने पेट को सही कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू केशव जी सर। थैंक यू सो मच, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। एक बार सभी जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे महेंद्र सर के लिए, क्योंकि जबरदस्त जानकारी, जैसा कि मैंने वादा किया था, और मुझे बिल्कुल लगता है कि मैं मेरे वादे पे खरा उतरा हूं। और ये मोहर लगेगी आपके सभी के हार्ट रिएक्शन से। जो स्क्रीन पर रेडनेस आएगी ना, अभी लालिमा छा जानी चाहिए पूरी स्क्रीन के ऊपर, है ना। और वो